गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एमएलएस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जैसलमेर से डॉक्टर मृणाली चौहान बॉटनी की क्लास में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस अर्थात विसरण एवं परासरण। किसी पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मुक्त गमन विसरण कहलाता है। विसरण को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। किसी कमरे के कॉर्नर में इत्र की शीशी खोले जाने पर उसकी महक कमरे में चारों ओर फैल जाती है। इत्र के अणु जो कि एक छोटी सी शीशी में बंद थे, खोले जाने पर मुक्त गति करके पूरे कमरे में फैल जाते हैं, जिस कारण से उसकी महक हमें सभी और आती है। अणुओं का इस प्रकार का जो मुक्त मूवमेंट होता है, जो मुक्त गति होती है, वह गति विसरण कहलाती है। आप देख सकते हैं स्लाइड में बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ अणु अपनी मुक्त गति कर रहे हैं। जहाँ पर उनकी सांद्रता अधिक है, उस स्थान से दूसरे स्थान की ओर वह मुक्त गति कर रहे हैं। यह गति विसरण या डिफ्यूजन कहलाती है। ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस को समझने से पहले इससे संबंधित दो तथ्यों को समझना इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जो कि एक निश्चित साइज़ के अणुओं को अपने पार जाने देती है। इससे छोटे आकार के अणु पार जा सकते हैं, जबकि बड़े आकार के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से पार नहीं हो सकते। दूसरा, सॉल्यूशन या विलयन। विलयन किसे कहते हैं? किन्हीं दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है या सॉल्यूशन कहलाता है। विलयन में तरल जो रूप है उसे सामान्यतः हम सॉल्वेंट कहते हैं। यह सॉल्वेंट में किसी अन्य पदार्थ को घोले जाने पर, जो कि सॉलिड, लिक्विड अथवा गैस हो सकता है, जो इसके घुलने पर जो समांगी मिश्रण बनेगा वह सॉल्यूशन कहलाएगा। घुलने वाला पदार्थ सॉल्यूट या विलेय है, जबकि विलेय जिसमें घोला जाता है वह विलायक कहलाता है, और दोनों के घुलने के बाद बनने वाला पदार्थ सॉल्यूशन कहलाता है। सामान्य रूप से किसी भी सॉल्यूशन की सांद्रता को उसके विलेय या सॉल्यूट की सांद्रता के आधार पर सांद्रता के रूप में दर्शाया जाता है। जीवों में जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। इसलिए आगे की पढ़ाई में, क्योंकि हम बॉटनी से रिलेटेड हैं एवं सेल्स का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए विलायक के रूप में जल को लेकर ही आगे के अध्ययन करेंगे। अब यदि हम किन्हीं दो विलयन को, जिनकी की सांद्रता असमान है, को किसी एक अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यहाँ पर दर्शाए गए चित्र में ए एक ऐसा विलयन है जिसकी की सांद्रता कम है, अर्थात जिसमें सॉल्यूट्स की सांद्रता कम है, और बी एक ऐसा विलयन है जिसकी सांद्रता अधिक है, अर्थात इसमें सॉल्यूट्स की सांद्रता अधिक है। इन दोनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा सेपरेट यदि कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जल के अणु बी विलयन में ए से प्रवेश करेंगे। ए विलयन से जल की गति बी विलयन की तरफ होने लगेगी, और धीरे धीरे करके इस बी वाले क्षेत्र में जल की मात्रा बढ़ती जाएगी, और यह गति तब तक चलेगी जब तक कि दोनों विलियंस में
की सांद्रता समान नहीं हो जाती। पदार्थों का अर्ध विलायक के अणुओं का किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली से कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर यह जो गमन होता है, यह गमन ऑस्मोसिस या परासरण कहलाता है। परासरण की अंतिम अवस्था में यद्यपि दोनों ओर के विलयनों की सांद्रता समान हो जाती है, परंतु क्योंकि अणुओं में ऊर्जा होती है, इस कारण से अणुओं की गति यहाँ पर समाप्त नहीं होती, बल्कि ए से जिस दर से अणु बी में प्रवेश करते हैं, उसी दर से बी से भी ए में विलायक के अणु प्रवेश करते हैं, जिस कारण से यहाँ पर एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। यह स्टैटिक इक्विलिब्रियम या गतिक साम्य होता है। यहाँ पर स्थिर साम्य नहीं है। यह ध्यान देने वाली बात है कि यद्यपि बी विलयन की सांद्रता ए से अधिक थी, परंतु विलायक के अणुओं की गति कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की तरफ हुई है। सांद्रता अधिक होने के कारण इस साम्यावस्था को स्थापित करने के लिए विलय के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से के पार नहीं जा सकते थे, क्योंकि विलय के अणु का आकार बड़ा होता है। इस कारण इस अर्ध पारगम्य झिल्ली की उपस्थिति के कारण विलायक के अणु ही ए से बी की ओर गति करते हैं और अल्टीमेटली स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमें प्राप्त होती है। अतः ऑस्मोसिस को हम इस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण विलायक के अणु किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, से ऑस्मोसिस कहते हैं। कोशिकाओं के संदर्भ में बात करें तो कोशिकाओं में ऑस्मोसिस दो प्रकार से संभव है, जिसे हम एंडोऑस्मोसिस और एक्सऑस्मोसिस कह सकते हैं। यदि किसी कोशिका को हम कम सांद्रता वाले विलयन के अंदर रखते हैं, जिसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, यदि बाह्य विलयन की सांद्रता कोशिका के जीवद्रव्य की सांद्रता से कम है, तो वह विलयन हाइपोटोनिक कहलाएगा। अतः यदि हम किसी कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो उसकी प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में काम करती है तथा परासरण के नियम के अनुसार उसके पार अणुओं की गति होती है। क्योंकि बाहर के सॉल्यूशन की सांद्रता कम है, अतः जल बाहर से कोशिका के अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा और धीरे धीरे करके कोशिका फूलने लगेगी और अपनी स्फीत अवस्था को प्राप्त करेगी। इस प्रकार जल के अणुओं का बाह्य माध्यम से कोशिका के अंदर प्रवेश एंडऑस्मोसिस यह अंतःपरासरण कहलाता है। इसके विपरीत यदि किसी कोशिका को अधिक सांद्र विलयन में रख देते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोशिका के जीवद्रव्य से जल या कोशिका की रिक्तिका से जल जीवद्रव्य से होते हुए कोशिका के बाहर की ओर गति करने लगेगा। वह विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के जीवद्रव्य से अधिक है, उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अतः हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखे जाने पर कोशिका से जल बाहर की तरफ आने लगेगा और कोशिका सिकुड़ने लगेगी और यह क्रिया एक्सऑस्मोसिस या बाह्य परासरण कहलाती है। यदि लंबे समय तक किसी कोशिका को अधिक सांद्रता वाले विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, तब ऐसी स्थिति में कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली उसकी
भित्ति को छोड़ करके सिकुड़ने लगती है। बाहर की तरफ कोशिका से जल अधिक निकलने के कारण प्लाज्मा झिल्ली सिकुड़ने लगती है और यह कोशिका भित्ति की बाउंड्रीज को छोड़ने लगती है। धीरे धीरे करके यदि यह अवस्था लंबे समय तक रहती है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल लंबे समय तक रहती हैं, तो एग्जॉस्मोसिस अधिक मात्रा में होने के कारण कोशिका से जल अधिक निकलता जाएगा और इसकी प्लाज्मा झिल्ली या जीवद्रव्य सिकुड़ने लगेगा और कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में स्थान अधिक होने लगेगा और अधिक समय तक रहने पर इसका संपूर्ण जीवद्रव्य सिकुड़ जाएगा और हमें जीवद्रव्य केवल एक गोल गोले के रूप में कॉर्नर में नज़र आएगा, जबकि बाकी की सारी सेल खाली होगी। इससे अधिक समय पे तक ऑस्मोसिस यदि होता है, एक्सॉस्मोसिस होता है, तो ऐसी स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली अपने अर्धपारगम्य नेचर को खो देती है। उसके प्रोटीन्स और एंजाइम्स सही अवस्था में कार्य नहीं करते और इस कारण से कोशिका झिल्ली अपने सामान्य व्यवहार कोशिका झिल्ली का सामान्य व्यवहार नष्ट हो जाता है और अंतिम अवस्था में यह एक पूर्ण पारगम्य झिल्ली के रूप में काम करने लगती है, जहाँ से कोशिकांग व विभिन्न पोषक पदार्थ कोशिका से बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार लंबे समय तक एक्सऑस्मोसिस होने के कारण जीवद्रव्य का कुंचन रहने से कोशिका की मृत्यु हो जाती है। यह संपूर्ण अवस्थाएं प्लाज्मोलाइसिस कहलाती हैं, जो कि अंततः एक्सऑस्मोसिस के कारण संभव होती हैं। थैंक यू।